नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारे समास प्रकरण के बारे में कि समास कौन सा होता है, समास कितने होते हैं, और उसी संदर्भ में हमने पढ़ा था अव्ययीभाव समास। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास के अंदर कर्मधारय समास। यानी आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? कर्मधारय समास। ओके, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, विद उदाहरण उसको हमने अच्छे से समझा था। ओके, अब कर्मधारय समास को भी हम उसी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले कर्मधारय समास की कंडीशन क्या होती है इनके बारे में देखते हैं कि जब दोनों पदों में, हमें पता है समास में दो पद होते हैं, यानी हम पद को ही पदार्थ बोल दो, ठीक है, एक को पूर्व पद बोलते हैं, एक को उत्तर पद बोलते हैं। तो जब दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता हो, यानी दोनों पदों में कैसी विभक्ति का प्रयोग होता हो? समान विभक्ति। समान का मतलब है कि दोनों में जब प्रथमा विभक्ति हो, यानी दोनों पदों में ही एक जैसी विभक्ति होनी चाहिए, पूर्व पद और उत्तर पद में। ठीक है जी, एक कंडीशन तो अपनी ये बन गई। ओके, दूसरी कंडीशन है साधारणतया पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पदे विशेष्य होता है। यानी इसके अंदर जो पूर्व पद है, पूर्व पद बोले तो पहला पद, पूर्व पद हम किसको बोलते हैं? पहले वाले पद को। पहला पद तो क्या होना चाहिए? विशेषण। पहला पद तो क्या होना चाहिए? विशेषण। और उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला। उत्तर पद हम किसको बोलते हैं? बाद वाले को। बाद वाला पद हमारे पास क्या होना चाहिए? विशेष्य हो, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। अब ये विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं ये हम सब लोग जानते ही हैं, चलो मैं एक बार फिर बता देता हूं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हमें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य। जैसे अगर मैं कहूं सुंदर बालक, तो यहाँ विशेषता बताई किसकी जा रही है? बालक की। तो बालक तो हो गया विशेष्य, और बालक के बारे में क्या कहा जा रहा है? सुंदर, तो वो सुंदर हो गया उसका विशेषण। ठीक है, चलो हम उदाहरण से समझते हैं इसको। नीलम कमलम, एक लिखा हुआ है नीलम कमलम, ये दो पद है अपने पास, नीलम कमलम। मैं इसको पहला पद बोल दूं या उत्तर पद कह देंगे, इसको दूसरा पद, या ये पहला पद हो जाएगा अपने पास पूर्व पद, ये तो हो गया अपने पास पूर्व पद, और ये हो गया अपने पास उत्तर, उत्तर यानी बाद वाला पद, उत्तर पद। ठीक है, दोनों में समान विभक्ति है, नीलम और कमलम दोनों में एक जैसी विभक्ति है। कंडीशन थी कि दोनों में समान विभक्ति होनी चाहिए, तो दोनों में समान विभक्ति है। ओके, अब जब हम इसे जोड़ते हैं तो दोनों पद की विभक्ति का लोप हो जाएगा, नीलम कमलम। ओके, दोनों का विभक्ति का लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा? नील कमलम, नील कमलम। ओके, यानी इन दोनों में से विभक्ति का लोप कर दिया जाएगा और लोप करके फिर इसको जोड़ के नील कमलम शब्द बनेगा। नीला है जो कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता क्या है? नीलम, यानी नीला। नीला है जो कमल, वो नील कमल कहलाता है। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण हो गया जिसमें दोनों पदों में समान विभक्ति है और जहां पे पहला पद हमारे पास क्या है? विशेषण है, और दूसरा क्या है? विशेष्य। इस प्रकार से इस कर्मधारय समास में 3 से 4 कंडीशन और होती है, यानी इसमें दो तरह की कंडीशन बन सकती है, जैसे विशेषण विशेष्य हो सकता है, उपमान उपमेय हो सकता है, उपमेय उपमान हो सकता है, अवधारणा कर्मधारय हो सकता है। यानी इस कर्मधारय को 4 अलग अलग कैटेगरीज वाइज में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम उनका अध्ययन करेंगे। अब हम कर्मधारय की जो 4 अलग अलग कंडीशनों में उसके उदाहरण देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय, यानी पहली कंडीशन क्या है? हमारे पास पहला पद तो क्या होना चाहिए? विशेषण। ओके, और दूसरा पद क्या होना चाहिए? विशेष्य। क्या होना चाहिए दूसरा अपने पास है? विशेष्य, यानी एक विशेषण और एक विशेष्य होना चाहिए। चलो उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे पीतम अम्बरम इति पीताम्बरम, ये इसका क्या हो गया? विशेषण, और ये क्या हो गया? विशेष्य। पीतम अम्बरम, अंबर यानी कपड़े, कपड़े की विशेषता क्या है? पीला, पीला है जो कपड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे?
पीताम्बरम। क्या बोलेंगे हम उसे? पीताम्बरम। पीतम अम्रम इति पीताम्बरम। किसका उदाहरण है ये? कर्मधारय का विशेषण विशेष्य वाले पाठ का। ठीक है। दूसरा है वीर है, पुरुष है। पुरुष की क्या विशेषता है कि वो क्या है? वीर है। तो इसका जब हम बनाएंगे, समास युक्त करेंगे, तो इसका बनेगा वीर पुरुष है। क्या बनेगा इसका? वीर पुरुष है इति वीर है पुरुष है इति वीर पुरुष है। कुत्सित राजा इति कुराजा। कुत्सित राजा इति कुराजा। ओके, ये चीज ध्यान रखने योग्य है। कुराजा का जो एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखने की ये बात है, क्योंकि जब हम कुत्सित राजा इति करते हैं कि बुरा है जो राजा, बुरा अर्थ में जो उपसर्ग है वो आता है कु। बुरे अर्थ में क्या आता है? कुत्सित अर्थ में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? कु का। और अच्छे अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? सु। यानी जिस प्रकार सु उपसर्ग का मतलब होता है अच्छा, जैसे स्वागतम हम बोलते हैं, सुआगमनम बोलते हैं, जैसे सुस्वागतम बोलते हैं, अच्छा आगमन बोलते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार कु, जैसे कुमार्ग बुरा मार्ग, कुत्सित राजा बुरा राजा। ठीक है। कुपोषण बुरा पोषण, इस प्रकार से। यानी कु जो उपसर्ग होता है ये किसके लिए आता है? बुरे के लिए या बुरा के लिए। और सु होता है वो किसके लिए आता है? अच्छे के लिए या अच्छा के लिए आता है। ध्यान रखना ये। तो कुत्सित राजा इति कुराजा। कुत्सित राजा का हमारे पास समास क्या बनेगा? कुराजा। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो कु का अर्थ होगा कुत्सित, कुत्सित राजा इति कुराजा। ध्यान रखने की बात है ये। ठीक है। अगला है महान राजा इति महाराजा। महान राजा इति महाराजा। ओके, महाराजा, महान राजा, यानी महान है जो राजा। राजा की विशेषता क्या है? महान। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, यानी विशेषण है पहले, महान राजा, महाराजा। ठीक है, ये अपना हो गया एक विशेषण और एक विशेष्य वाला पार्ट। दूसरा इसका होता है उपमान, उपमेय, कर्मधारय। एक पद क्या होता है इसका? उपमान। यानी पहला पद क्या है? उपमान। और दूसरा पद क्या होता है अपने पास? उपमेय। दूसरा क्या होता है? उपमेय। चलो, ये उपमान और उपमेय किसे कहते हैं? उपमान का मतलब होता है तुलनावाचक शब्द, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। यानी अगर जिस व्यक्ति विशेष संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाए वो तो हो गया उपमेय, और जिस शब्दवाचक शब्द, यानी जिस शब्द से उसकी तुलना की जाए या जिस वाचक से उसकी तुलना की जाए वो होता है उपमान। उपमान मतलब उसको किसके समान बताया गया है। ठीक है ना। जैसे घन इव श्याम, यहाँ पे श्याम है वो तो हो गया उपमेय। श्याम तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उपमेय, उपमेय। और घन क्या हो जाएगा हमारे पास? उपमान, उपमान। यानी श्याम को किसके समान बताया गया है? घन के समान। श्याम को किसके समान बताया गया है? घन के समान। घन के समान श्याम इति घनश्याम, इति घनश्याम। घन के समान श्याम इति घनश्याम। ध्यान रखना है, इसमें इव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इव शब्द का। इव का मतलब होता है के समान या की तरह। जैसे यहाँ पे श्याम किसकी तरह है? घन की तरह। तो घन के बाद में इव का प्रयोग करेंगे। इव का प्रयोग हमेशा किसके बाद में होता है? उपमान के बाद में। इव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? उपमान के बाद में। उपमान यहाँ पे घन है तो घन के बाद में इव लगाएंगे। दूसरा उदाहरण समझते हैं। चंद्र इव मुखम, मुख की तुलना किससे की गई है? मुख किसके समान है? चंद्र के समान, चंद्र मुखम। इसका क्या बन जाएगा अपना? चंद्रे मुखम, चंद्रमुखम। चंद्र है इव मुखम, चंद्र के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ पे किसके समान था? चंद्र के समान। तो चंद्र के बाद में यू का प्रयोग किया जाएगा। ये अपना हो गया उपमान और उपमेय का पार्ट। अब अगला इसका पार्ट देखते हैं। ओके, चलो अब हम कर्मधारय की तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी कंडीशन होती है उपमान उत्तर पद कर्मधारय, यानी उपमान उत्तर पद। ये जो उपमान है ये कौन से में होना चाहिए? उत्तर पद में। उत्तर पद का मतलब कहाँ होता है? बाद वाले में। तो ऑब्वियसली बात है, जब उपमान बाद में होगा तो यू का प्रयोग तो हमें उपमान के बाद में ही करना है। तो ये यू का प्रयोग ध्यान रखना है कि उपमान के बाद में ही करना है। जैसे पुरुष है, सिंह है, यू। यहाँ पे जो पुरुष है
वो किसके समान है? शेर के समान है। तो शेर के बाद में ईव का प्रयोग होगा, नहीं कि बीच में। ध्यान रखना ये, क्योंकि हमारा उपमान कौन है? सिंह है। ठीक है, पुरुष सिंह है, ईव पुरुष शेर के समान, क्या बन जाएगा इसका? पुरुष सिंह है। इसका बन जाएगा पुरुष सिंह है। पुरुष किसके समान है? सिंह के समान। दूसरा, मुखम कमलम, मुख किसके समान है? कमल के समान। कमल या उपमान है तो उपमान के बाद में लगा ईव। ठीक है, इसका बन जाएगा मुखे कमलम। मुखे कमलम, मुख है वो कमल के समान। ये हो गया अपना उपमान उत्तर पद में अगर हो तो। ठीक है, अगला है अवधारणा पूर्व पद क्रमधारी, यानी जो पूर्व पद का मतलब क्या होता है हमारे पास? पहला पद। पहला पद किसके समान हो? किसी अवधारणा के समान। अवधारणा मतलब हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की जो मान्यताएं हैं वो अगर हो तो वहां पे एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका समास विग्रह करते समय एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्या एव धनम, हमारी प्राचीन अवधारणा थी कि हम विद्या को क्या मानते थे? धन मानते थे। विद्या ही धन है। विद्या एव धनम इति विद्याधनम। विद्या धनम, विद्या एव धनम विद्याधनम, कि हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे? विद्या को धन कहते थे, धन मानते थे। यह अवधारणा थी उनकी। गुरु एव देव, प्राचीन समय में गुरु को क्या माना जाता था? देव। गुरु देव है, गुरुदेव, गुरु ही देव है। तप एव धनम, तपोधनम, प्राचीन हमारी मान्यता क्या थी कि हम तप को क्या मानते थे? धन मानते थे। तपोधनम, तपोधनम, कि तप ही क्या है? धन है। वेद एव संपद, हम प्राचीन समय में क्या मानते थे? वेद को ही सम्मान मानते थे, यानी जो काम होते थे वो वेद सम्मत होते थे। वेद को ही सम्मत माना जाता था कि जो भी काम हो रहे हैं वो वेद सम्मत हो रहे हैं, यानी वेद के अनुसार हो रहे हैं, वेद सम्मत। ठीक है, ये हमारा हो गया अवधारणा पूर्व पद, यानी पूर्व पद में अवधारणा हो तो एव लगा करके करते हैं। अगर उपमान उत्तर पद में हो तो उपमान के बाद में ईव लगाएंगे, यानी लास्ट में ईव लगाएंगे। और अगर उपमान उपमेय का हो पहले पद में, यानी पूर्व पद में उपमान हो तो क्या करेंगे? ईव है वो बीच में लगाएंगे। और अगर विशेषण और विशेष्य का हो तो हम एक को विशेषण और एक को विशेष्य रखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो क्रमधारी का जो ये टॉपिक था ये क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।